फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 6 एंड 7 नवंबर 2022। सो ये 6 एंड 7 नवंबर ओवर द वीकेंड है, तो ऑब्वियसली लेक्चर बहुत ही छोटा होगा बिकॉज न्यूज फ्लो इन द वीकेंड्स आर वेरी वेरी लेस. But before I begin, again let me remind, revision is the key. So download the PDF, download the PPDF from the website so that you can revise it as and when you required it. सबसे पहला जो न्यूज है आज का, that is related to a report. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने एक प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिलीज किया है बिफोर दी COP 27. राइट, तो आपको पता है COP 27 कहाँ पे शुरू हुआ? इजिप्ट में शुरू हुआ. राइट, तो बिफोर दैट ये जो रिपोर्ट है WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 इन्होंने रिलीज किया है टू लेट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डिसाइड इन ए बेटर वे. अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट में उन्होंने बोला है द ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 22 इज एस्टिमेटेड टू बी 1.15 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल. प्री इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है? दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले, मतलब 1850 से 1900 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. तो देखो, इस पीरियड में हमारा देश तो आजाद नहीं था. राइट, इंडिया वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी नहीं था. सो ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. राइट, सो लाइकली मेकिंग द 8 ईयर फ्रॉम 2015 वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड. तो WMO के हिसाब से ये जो साल है ये 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव, ओवर एंड अबव होगा प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से. राइट, तो देखो इन इन एक्चुअल टर्म्स आपको लगेगा ठीक है 1 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या ही होगा, मतलब हो सकता है आपके सिटी में लेट्स से 45 डिग्री है, 46 हो जाएगा तो क्या ही होगा. बट इसको हम उस नजर से नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे अगर आर्टिक रीजन में 1 डिग्री बढ़ता है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है. उसका इम्प्लीकेशन ये है कि वहां पे जितने भी ग्लेशियर्स है वो टूटने लगेंगे, वो गलने लगेगा. वो गलेगा तो उसका पानी कहाँ पे आएगा? उसका पानी समंदर में आएगा. सी लेवल विल राइज एंड व्हेन सी लेवल राइजेस इवन बाय 1 सेंटीमीटर, इट हैज ए वेरी सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट. ठीक है, लैंड मास कम हो जाना, वेजिटेशन खत्म हो जाना, मतलब बहुत सारा इफेक्ट है उसके. सो So in that sense, this is not towards the good direction. Then the rate of sea level rises double since 1993 and has risen by 10 millimeter since January 2020 to record new high this year. ठीक है, तो देखो सी लेवल की बात मैं कर ही रहा था, तो सी लेवल नेक्स्ट पॉइंट पे ही लिखा हुआ है. थर्ड आ जाता है दी पास्ट 2.5 years account for 10% of overall rise in the sea level since satellite measurement started nearly 30 years ago. ठीक है, मतलब रिपोर्ट ये भी हाईलाइट कर रहा है कि जो लास्ट 2.5 साल में जितना हुआ है दैट इज द 10% ऑफ द ओवरऑल राइज इन द सी लेवल. अब ये अगर कोरिलेट हम इस प्रकार से करें कि जो सैटेलाइट का मेजरमेंट है, मतलब देखो सी लेवल में राइज हुआ, ये कैसे समझ में आएगा? ये तभी समझ में आएगा जब मान के चलो आज समंदर यहां तक आता है. राइट, अब 5 साल बाद ये समंदर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है ना, मान के चलो 5 मीटर 6 मीटर आगे बढ़ गया, तो ये हमको अपने नेकेड आई से समझ में नहीं आएगा. राइट, दिस कैन ओनली बी मेजर्ड बाय द सैटेलाइट ऑन द लो अर्थ ऑर्बिट. तो सैटेलाइट का जो मेजरमेंट है ना वो पिछले 30 साल में ही किया गया है, तो उसके पहले क्या हुआ था एक्चुअल में उसका डेटा निकालना इज लिटरली टफ. सो इन दैट सेंस तो ये रिपोर्ट बहुत बड़ा कुछ हाईलाइट कर रहा है एंड ऑब्वियसली COP 27 में तो डिस्कशन होगा, वो हम आगे इस लेक्चर पे देखेंगे. विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज जनजातीय गौरव दिवस. ठीक है, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रहा है टू सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस इन ए ग्रैंड मैनर इन द स्कूल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री. अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज द जनजातीय गौरव दिवस. ठीक है, क्या है नाम? जनजातीय गौरव दिवस. Dedicated to the memory of brave tribal fighters, 15 November is the birth anniversary of Birsa Munda, who is revered as the Bhagwan by tribal communities across the country. तो कौन है बिरसा
Munda, right? So this is the name that you will have to remember. Matlab, he is not just associated to one state, he is associated to the entire country because tribal community often revere him as the Bhagwan. ठीक है? तो बिरसा मुंडा कौन है? बिरसा मुंडा was an iconic freedom fighter, social reformer, revered tribal leader of the country who fought bravely against the exploitative system of the British colonial government, became a legendary figure in his lifetime, often referred to as Bhagwan. Right? He organized the and led the tribal movement, giving a call for Ulgun, okay, revolt to the tribal. He encouraged tribal to understand their culture, rule and observe unity. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इन मेमोरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, मतलब कौन है नाम? बिरसा मुंडा. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिरसा मुंडा इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक एयरपोर्ट भी इनके नाम पे है. With this, let's move to the next news, that is Central Consumer Protection Authority passes order against CloudTel. तो देखो, ऐसा मिलता जुलता न्यूज हमने 2-2.5 महीने पहले भी देखा था, राइट? बट तब केस जो एक्चुअली हुआ था ना, फ्लिपकार्ट के ऊपर में हुआ था कि फ्लिपकार्ट, अच्छा सबसे पहले हम मॉडल को समझते हैं कि ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन है कौन. देखो, ये लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट देयर बिजनेस मॉडल इज ऑफ एग्रीगेटर. मतलब वो अपना सामान यहाँ पे नहीं बेच रहे हैं, राइट? वो एक प्लेटफॉर्म है, उनका सामान कोई लिस्ट करता है, कोई सेलर है, आप और मैं बायर हैं, हम जाके वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो बायर उस ऑर्डर को फुलफिल करता है, राइट? तो इन बेसिक सेंस फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन कौन है? कुछ प्रोडक्ट को छोड़ देंगे तो वो सीधा सीधा एग्रीगेटर है. इवन अगर हम कुछ प्रोडक्ट की भी बात करें तो वो डायरेक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है, राइट? देयर सिस्टर कंसर्न कंपनी उनको बेच रहा है. मतलब उनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो प्राइमरी तो एग्रीगेटर का ही काम करते हैं. तो यहाँ पे एट प्रेजेंट जो न्यूज है वो न्यूज ये है कि अमेजोन बेसिक्स नाम का एक मतलब अमेजोन बेसिक ब्रांड से अमेजोन में एक स्टेनलेस स्टील आउटर लिड प्रेशर कुकर जो कि 4 लीटर साइज का है वो बिक रहा है, राइट? तो उसमें जो प्रॉब्लम है, एक तो उसमें BIS सर्टिफिकेशन नहीं है, मींस दैट इज नॉट एन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है? और उसका इशू ये है कि इट डज नॉट गिव प्रेशर अलर्ट बाय विसल. तो अगेन दिस इज नॉट राइट, मतलब वो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, लोगों का जान जा सकता है, सो मल्टीपल प्रॉब्लम. तो ये क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको अमेजोन में बेच रहा था, एंड इसके ऊपर में देयर इज ए फाइन. तो हाईलाइट में अगर देखिए, जो कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, they have set Cloudtool to recall and reimburse the prices of 1033 such pressure cookers sold to consumer and submit a compliant report in 45 days. Cloudtel also directed to pay penalty of 1 lakh for sale of pressure cooker in violation to QCI, मतलब Quality Council, and violation the right of consumers. ठीक है? तो देखो, 1 लाख उनके लिए छोटा अमाउंट है, बट अगेन दे विल हैव टू रिफंड prices of 1000, more than 1000 कुकर, राइट? तो बहुत बड़ा पेनल्टी है. अगर हम इसके पीछे एक्ट की बात करें तो क्या है, देखो, जो प्रेशर कुकर का एक्ट है वो है डोमेस्टिक प्रेशर कुकर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020, राइट? यहाँ पे एक प्रेशर कुकर के क्वालिटी के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड प्रेशर कुकर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एज पर दी BIS स्टैंडर्ड, राइट? अगर हम एक्ट एंड फ्रेमवर्क, मतलब किस सेक्शन पे हुआ है, ठीक है, तो वो बात करेंगे तो CCPA has issued safety notice under section 18(2)J of the act to alert the caution customers against buying goods which do not hold valid ISI mark and violate compulsory BIS standard, right? I hope ये आपको clear हो गया है. So do remember this thing, there can be question in the phase 1 and as well as phase 2 sections related, right? With this, let's move forward and let's see one of the news which has come out from Tanzania. तो देखो, तंजानिया में एक लेक विक्टोरिया है, वहां पे तंजानिया का जो नेशनल कैरियर है, right, and one of the biggest private, sorry, I use the word national carrier, no, it's one of the biggest private carrier, right?
तो उनका एक एटीआर एयरक्राफ्ट, जो कि एक 42 सीटर एटीआर का एयरक्राफ्ट है, वो लेक विक्टोरिया में मतलब इमरजेंसी लैंड किया है, मतलब वो डूब गया है, सीधा सीधा बात हम अगर लेमैन टर्म्स में देखेंगे, राइट। सो इसमें देयर वर 43 पीपल ऑन बोर्ड एंड 26 पीपल survived and 19 people lost their life, right? With this, let's move forward and let's see the next news that is again related to COP27. तो देखो COP27 कल से शुरू हुआ है, 6 तारीख से। तो इंडिया का जो पवेलियन है उसको इनॉग्रेट किया गया बाय श्री भूपेंद्र यादव। What is the theme? It's life, lifestyle for environment. This is the theme of the Indian pavilion, right? और यहाँ पे एक चीज नोट करो, मैंने लास्ट सैटरडे वाले करंट अफेयर में समझाया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। जो COP27 है ना, दिस पुट्स मोर एक्शन ऑन द कंपेंसेशन एजेंडा। देखो COP26 में सब देश ने मिलके कुछ बड़ा बड़ा डिसीजन लिया, राइट, कि हमको इतने साल में नेट जीरो बनना है, हमको 50% कार्बन न्यूट्रल बनना है, बट द बिग प्रॉब्लम लाइज विद द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक साल का डेटा देखें, जो कोयला का कंजम्पशन है, कोल कंजम्पशन है, वो हर देश में बढ़ चुका है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, जर्मनी हो, राइट। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो देखो जो यूरोप एंड अमेरिका, ये ऑलरेडी बहुत पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड है, एंड डू यू रियली थिंक दे हैव इंडस्ट्रियलाइज्ड देमसेल्फ विद द रिन्यूएबल एनर्जी? नो, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्रीज ही है। लेकिन आज के दिन में अगर यूएस एंड यूरोप सबको आके ये बोलेगा, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल कंट्रीज, कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिन्यूएबल एनर्जी से करो, विच इज रियली वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, उसको कर सकते हैं, बट इट कांट बी डन ओवरनाइट, राइट। मतलब अगर हम नॉन रिन्यूएबल भी लेके चले तो इट टेक्स टाइम। अगर हम रिन्यूएबल लेके चलेंगे इट विल टेक वेरी मच टाइम, मतलब उतने टाइम पे तो वो फिर डेवलपमेंट होने से पहले खत्म हो जाएगा। सो कुछ लाइक माइंडेड नेशन, अब ये लाइक माइंडेड नेशन मतलब जो डेवलपिंग है और जिनके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर हियर, ठीक है। तो इंडिया है, इजिप्ट है, कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, इजिप्ट है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, राइट। तो ये सारे कंट्रीज मिलके इन डेवलप नेशन को यही बात बोल रहे हैं कि आपने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है तो आपने तो कोल यूज करके, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके किया है, लेकिन आज आप हमको जब बोल रहे हो तो आप हमको कंपनसेट करो, एंड दे हैव एग्रीड दिस, बट दिस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो एक्चुअल पैसा देने का समय आया तो कोई दे नहीं रहा है, again a big problem. So COP27 में Egypt is doing a very good thing. You know, Egypt is bringing compensation in agenda कि भैया हमको पैसा चाहिए, क्योंकि बिना पैसे का ये सारे देश नहीं कर सकते, इवन इंडिया कांट डू, राइट। अभी आप बात सोचो, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंडिया इज ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंट्री, राइट, बिकॉज वी हैव गुड अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व। एक तो हमारे पास कोयला का बहुत अच्छा रिजर्व है, हम उसको यूज करके थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। अब सोचो इंडस्ट्रियलाइज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी हमको ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, मतलब बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इतना इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कोयला को ही हटा देंगे तो आएगा कहाँ से? सिंपल सी बात है। मतलब यस, नाउ देयर इज ए डिबेट कि यहाँ पे तो हम वो ला सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर ला सकते, बट अगेन न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको सेटअप करना होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के भी अपने चैलेंजेस है, द चैलेंजेस ऑफ बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ रेडिएशन लीक। आप तमिलनाडु में आप देखे हो, जब रशियंस ने इंडिया का, मतलब रशियंस एंड इंडिया इज टुगेदर बिल्डिंग वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु, लेकिन लोग वहां करने नहीं दे रहे, बिकॉज लोगों को डर है कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो सबसे पहले वही लोग मर जाएंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ मरेंगे, राइट, रेडिएशन लीक होने से देयर इज ए मतलब वो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। मतलब नॉट ओनली वहां के आज के लोग तो इफेक्टेड होंगे, इवन दे कैन डाई, बट अगर वो, मतलब उसके बाद भी 200-300 साल तक देयर देयर डिसेंडेंट्स, मतलब उनके जो भी नेक्स्ट पीढ़ी बॉर्न होंगी, दे विल नॉट बी ऑन द राइट, मतलब वो सही नहीं होगा। So this is the problem with the nuclear power plant. But yes, like, there are positives and negatives of everything. तो काम तो करना पड़ेगा. So let's see we as a country what we do.
बट आई होप ये न्यूज एंड ये स्टोरी आपको समझ में आ गया है. This let's move to the few one-liner. एक है IFFI. Right now, what is this? This is International Film Festival of India. ठीक है, ये हर साल गोवा में मनाया जाता है. This is founded in 1952 and this is the 53rd edition that Goa would be witnessing. नेक्स्ट इज कौशल महोत्सव. तो देखो ये जो कौशल महोत्सव है दिस इज रिलेटेड टू उड़ीसा, जहां पे लोगों को 1200 जॉब ऑफर्स दिए गए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके थ्रू इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया कौशल महोत्सव. This we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.